वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब से शुरुआत हुई है तब से कुछ 4 से 5 टीमें हैं जिनकी चर्चा हमेशा से बनी रही है। 2019 और 21 वाली जो शुरुआती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल थी तब बात हुआ करती थी इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की। ये जो 4 टीमें हैं ये टेस्ट क्रिकेट में अव्वल दर्जे की टीमें हैं और यही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करके सामने आएंगी। इंडिया तो फाइनल में पहुंच गई और न्यूजीलैंड भी फाइनल में पहुंची और आफ्टर ऑल जो रिजल्ट निकल के आया 2019 और 21 वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का, जो कि पहली ही साइकिल थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुआ था तब की, तो इंडिया तो फाइनल में हार गई और न्यूजीलैंड ने खिताब अपने नाम कर लिया। अब चलते हैं दूसरी साइकिल की बात करने। दूसरी साइकिल थी 2021 से 23 वाली दोस्तों। तो दूसरी साइकिल में भी इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ फाइनल में पहुंचती है और ऑस्ट्रेलिया खिताब अपने नाम कर लेती है। चलिए सॉर्टेड तो एक तरीके से ये है कि चलो इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अव्वल दर्जे की टीम है, जब इंडिया में खेलती है तब उनको हराना इम्पॉसिबल सा हो जाता है और बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को चैंपियन बनाते हैं। इंडिया बाहर जाके भी जीती विराट कोहली की कप्तानी में 19-21 वाली साइकिल में। फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अपॉइंट हुए टीम इंडिया की टेस्ट टीम के या ओवरऑल हर एक फॉर्मेट के, तब जो है रोहित शर्मा ने भी जो है योगदान दिया अपनी कप्तानी से और टीम इंडिया को जो है चैंपियनशिप का हकदार बनाया, फाइनल तक वो लेकर गए। पर लेकिन बात यहाँ पर इंडिया की नहीं हो रही, बात उस टीम की हो रही है जो इंडिया से हाल ही में सीरीज गवा कर आई है। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं और आप सब समझ ही गए होंगे जब मैंने एक लाइन बोली गवा कर आई है इंडिया से हाल फिलहाल में सीरीज, इंग्लैंड की टीम। आपको याद होगा 2019-20 की साइकिल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब शुरुआत हुई थी तब जो रूट कप्तान थे इंग्लैंड के टेस्ट टीम के और क्रिस सिल्वरवुड हेड कोच थे। तो इन दोनों की जोड़ी शुरुआत में तो काफी सफल रही थी, पर लेकिन बाद में आने वाले टाइम में असफल होती गई थी क्योंकि टीम जो है एकजुट होकर बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी। जो रूट एज ए कैप्टन तो रन बना रहे थे, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी उनके नाम पर रिकॉर्ड आ गया था, सचिन तेंदुलकर तक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। पर लेकिन जो कोच और कप्तान की जोड़ी है उसमें तालमेल इतना कोई खास नजर नहीं आया और साथ ही साथ कोई भी प्लेयर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म अपनी एबिलिटीज के साथ साथ नहीं कर पा रहा था, यानी एकजुट नहीं थी टीम, टुकड़ों में परफॉर्मेंस कर रही थी टीम और लगातार जीत नहीं पाई। और जो कि ये टीम कंटेंशन में हो सकती थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 2019 और 20 साइकिल में, तब भी नहीं पहुंच पाई। फिर उसके बाद हम चलते हैं 21 और 23 की साइकिल में, यानी जो दूसरी साइकिल थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तब भी ये टीम से बहुत उम्मीदें थी कि चलो इंग्लैंड की टीम पहली साइकिल में तो नहीं कर पाई, होता रहता है, बड़ी बड़ी टीमों के साथ ऐसा होता रहता है। पर लेकिन दूसरी साइकिल की बात करें तब भी इंग्लैंड का वही हाल रहा और बीच साइकिल में बेन स्टोक्स को कप्तान अपॉइंट कर दिया गया और ब्रेंडन मैकलम को हेड कोच बना दिया गया इंग्लैंड की टेस्ट टीम का। आप सब जानते हैं क्योंकि जो रूट का एज ए टेस्ट कैप्टन जो परफॉर्मेंस था वो नीचे जाता जा रहा था और इंग्लैंड उनकी कप्तानी में लगातार हारती जा रही थी। आपको याद होगा एशेज भी हार गई, 4-1 से एशेज गंवानी पड़ी और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जो रूट पे कि ही इज़ अ प्रॉपर बैटर, ही इज़ नॉट अ कैप्टन, कैप्टनसी मटीरियल, बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं। जब जब कप्तान फेल होता है तो उसकी आलोचनाएं भी उतनी होती है, जब कप्तान सफल होता है और उसकी जितनी तारीफ होती है उतनी ही आलोचनाएं होती है, आप सब जानते हैं। पर लेकिन जो रूट एज अ बैटर उनका कोई मुकाबला नहीं था। फिर एकदम से जो इंग्लैंड की मैनेजमेंट उन्होंने डिसीजन लिया कि कप्तान और कोच की जोड़ी को बदलना यहाँ पर बहुत जरूरी, तो बेन स्टोक्स को चुना गया कप्तान टेस्ट टीम का इंग्लैंड की और ब्रेंडन मैकलम को चुना गया हेड कोच। तो जब ये जोड़ी आती है तो इस जोड़ी ने काफी कारनामे करके दिखाए शुरुआत से ही। जब बेन स्टोक्स अपॉइंट हुए थे तब उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना था, वेस्ट इंडीज को तो चलो इन्होंने हरा दिया। फिर उसके बाद इनको खेलना था न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड आई थी इंग्लैंड दौरा करने, तो वो भी सीरीज जीत गए। वहां पर क्या देखने को मिला, सबकी अप्रोच बदली हुई देखने को मिली और बल्लेबाजी बहुत सबसे तेज देखने को मिली कि भाई टेस्ट क्रिकेट को खेलने का कोई और भी तरीका हो सकता है। ये भी हमें यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिली कि भाई इतनी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं सबके सब और जो डेब्यूटेंट्स आ रहे हैं वो भी नहीं डर रहे। उनको क्या ऐसी घुट्टी पिला दी इंग्लैंड की टीम ने, ब्रेंडन मैकलम बतौर हेड कोच ने क्या ऐसा बोल दिया बेन स्टोक्स को बतौर कप्तान कि क्या कुछ सिनेरियो बदल गया पूरी टीम का। जो रूट थे तो जो रूट भी जो है रन बनाने लग गए तेज तेज गति से। ऐसी क्या दवाई पिलाई इन्होंने इंग्लैंड की टीम ने अपने खिलाड़ियों को, ब्रेंडन मैकलम ने, बेन स्टोक्स ने, कि ये लगातार 100-200 रन तो यूं बना देते थे 25-30 ओवर में जैसे पता नहीं क्या हो और बाकी टीमें मेहनत कर करके टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव शॉट्स खेलकर और धीरे धीरे खेलकर जो है पूरा पूरा दिन खेलती थी। इंग्लैंड जो है आधे एक घंटे में पहले सेशन में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देती थी कि बाकी टीमें सोच में पड़ जाती थी। तो ये नया चीज लेके आए, नई ट्रांजिशन लेके आए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में ब्रेंडन मैकलम और फिर नाम
नाम दिया मीडिया ने, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने खुद नहीं दिया, ये मीडिया ने नाम दिया था इनकी अप्रोच, तेज अग्रेसिव अप्रोच को देखते हुए बेसबॉल। अब बेसबॉल का मतलब आप जानते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा मतलब समझाने में, मैं पढ़ूंगा इंग्लैंड की रणनीति के बारे में समझाने में और इंग्लैंड के बारे में समझाने में कि इंग्लैंड शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, बेसबॉल जो वर्ड दिया था मीडिया ने ये बहुत ऊपर तक गया, पर लेकिन उतनी ही तेज गति से इन वर्ड नीचे भी गया और अप्रोच भी उतनी तेज गति से नीचे भी गई। इसके बारे में आगे मैं समझाऊंगा और जुड़े रहना आप मेरे साथ, क्योंकि बहुत मजा आएगा ये पूरी की पूरी स्टोरी जानने में और बताने में, मुझे उतना ही जबरदस्त मजा आ रहा है। पर लेकिन अब हम कहाँ थे, बेसबॉल पर। अब हम थे बेसबॉल पर के बेसबॉल का टर्म मीडिया ने जो रखा वो ये रखा कि ब्रेंडन मैकलम जिस गति से रन मारा करते थे तीनों फॉर्मेट जब वो न्यूजीलैंड के लिए खेला करते थे, उसी गति से वही गति की अप्रोच जो है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों के दिमाग में नींव सेट कर दी पूरे तरीके से कि भाई ऐसे खेलो, ये नया तरीका टेस्ट क्रिकेट खेलने का, यानी कि सामने वाली टीम को थ्रू आउट द टाइम डोमिनेट करते रहो, गेंद आए गेंद को जल्दी पुराना कर दो और डोमिनेशन में इतनी सी भी कोई चूक रहनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द सीरीज जो बेन स्टोक्स ने अपनी कप्तानी में खेली अपनी टीम को लेकर, वो खेली है इंग्लैंड में और ओवरसीज में सिर्फ एक बार जो है पाकिस्तान गए थे, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में खेलने का इनका कोई खास एक्सपीरियंस इनको नजर नहीं आया। हाँ, तो जैसे कि मैं न्यूजीलैंड पे था, न्यूजीलैंड इनके यहाँ पे आई थी खेलने, तो न्यूजीलैंड को भी इन्होंने सीरीज हरा दी। फिर उसके बाद आपको याद होगा इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, साउथ अफ्रीका दौरा करने आई थी, तो साउथ अफ्रीका को भी इन्होंने सीरीज हरा दी। ये फिर जो है एशेज में उतरते हैं, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की जो पूरी टीम है ये उतरती है एशेज में। तो एशेज में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खेलती है, तो अब टक्कर की टीम मिली। जब इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला दोस्तों, तब साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वो भी ट्रांजिशन की जो है दौर से गुजर रही थी, इतने अच्छे कोई जो है रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे उस वक्त पे साउथ अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में। वाइट बॉल में नो डाउट ये टीम अच्छा कर रही थी, पर लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि अल्टीमेट फॉर्मेट है उसमें साउथ अफ्रीका ने योगदान जो है अच्छे से नहीं दिया था उस वक्त में। फिर उसके बाद आपको याद होगा ही कि साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एशेज 2-2 से बराबर करी, एक मैच ड्रॉ भी हुआ था। तो जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टक्कर की टीम सामने आती है ना, तब इनको पता लगता है कि भाई क्या होती है टक्कर, क्या होती है डोमिनेशन। एशेज की बात है ये, तो एशेज से इनको झटका लगना शुरू कर दिया, हो गया, मिल गया था ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को, पर लेकिन इनके तब भी समझ में नहीं आई। ये अड़े रहे अपनी अप्रोच पर, बेसबॉल की अप्रोच पर, भाई ये हमारी अप्रोच, हम यही खेलेंगे, ऐसे ही खेलेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया आती है एशेज खेलने, पहले 2 टेस्ट मैच जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया, या पहला टेस्ट मैच जीतती है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीतती है, हाँ मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो तीसरा होता है ड्रॉ, फिर उसके बाद इंग्लैंड जो है आखिरी के 2 जीत जाती है, अपने नाम कर लेती है। तो ये होता है सिलसिला पूरी की पूरी एशेज का, और ऑस्ट्रेलिया देती है टक्कर। अब इनके पास ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त तेज गेंदबाजों के खिलाफ स्टार्क थे, जॉश हेजलवुड थे, पैट कमिंस थे, इन सबके खिलाफ कोई जो है मोटा और तगड़ा जो है इनके पास जवाब नहीं हो पाता। और तेज गति से खेलोगे तो तेज गति से विकेटें भी गिरेंगी, आपको कहीं कहीं सिचुएशन आती है टेस्ट क्रिकेट में आपको संभालना भी पड़ता है, ऊपर से विकेटें गिर जाए या कहीं भी विकेटें गिर जाए, तो ये इनके रूल बुक में था ही नहीं बेसबॉल की। तो वो तेज ही खेल रहे थे, और क्या स्कोर बनता है, कुछ भी नहीं बनता, 250, 300, 350 और मुश्किल से 500 और 400 एक दो बार ही गया होगा जो गया होगा, और उसमें भी तो जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है वो सब बनाने में, पर लेकिन तेज गति। पर लेकिन आप जो है एक और चीज़ देखें, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये जाते हैं पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान से पहले मुझे याद है ये न्यूजीलैंड जाते हैं। न्यूजीलैंड में 1-1 से सीरीज हो जाती है बराबर, एक जीतती न्यूजीलैंड, एक जीतती है इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड जीतती है फिर न्यूजीलैंड जीतती है। फिर उसके बाद जाते हैं पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, वैसे ही तरीका अपनाते हैं, एक दिन में 500, 550, 600 से ज्यादा रन बनते हैं। पहला टेस्ट जो आपको हुआ था आपको याद होगा, वहां पर जो है ओवरऑल बहुत अच्छी गति से रन बनते हैं, फ्लैट विकेटें, पाटा विकेटें, हाईवे है, कुछ है नहीं टर्न वन किसी के लिए, और गेंददारी सीधा बल्ले पे, वहां तो रन बनाओगे आप तेज गति से, जिस भी आप गति से रन बनाओ वहां तो रन बनेंगे, कुछ है ही नहीं जब पिच में। फिर ये टीम आती है इंडिया, फाइनली आती है इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने, बहुत वक्त बाद आती है। अब असली जो ड्रामा शुरू होता है वो ये होता है कि चलो पहले टेस्ट पे चलते हैं, हैदराबाद पे। हैदराबाद पे चलते हैं दोस्तों, तो हैदराबाद में पहला टेस्ट होता है, तो इंग्लैंड अपने नाम कर लेती है, बहुत ज़्यादा जो है इंग्लैंड की तरफ जो है सारे के सारे जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स हैं वो चले जाते हैं, इंडियन सपोर्टर्स भी जो हैं थोड़े बहुत इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं कि भाई इसे कहते हैं क्रिकेट, ये कहते हैं बेसबॉल। तो इंग्लैंड आती है, तो ओली पोप भी 196 करते हैं, ये 100 से ज़्यादा ओवर्स खेलती है इंग्लैंड। और अगर आप ओवरऑल देखें तो पहली पारी में कुछ जो है इंग्लैंड का थोड़ा बहुत 246 ऐसे कुछ बना पाती है, ज़्यादा कोई बल्लेबाज नहीं चलते, चलो कोई बात नहीं, कोई बाहर की टीम पहली बार इंडिया आती है तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर इंग्लैंड कम बैक करती है, सेकेंड इनिंग्स में 100 से ज़्यादा ओवर्स खेलती है, ये सब खेलती है, वो खेलती है, और
ओली पोप बना देते हैं 196, तो चलो चीजें छुप जाती है। फिर उसके बाद भारतीय टीम जब 190 की लीड देती है तो लीड को वो जो है वहां तक पहुंचकर फिर उसके बाद जो है वो टारगेट देना शुरू करती है, तो चलो लीड भी उसको प्रिवेंट कर देते हैं बहुत अच्छे से लोग। फिर आ जाओ सेकंड टेस्ट में। अब आप जानेंगे कि किस तरीके से बेसबॉल पूरे तरीके से फेल रहा इंडियन कंडीशंस में, और हर वक्त बेसबॉल पूरे तरीके से चल नहीं सकता और हर वक्त काम नहीं कर सकता। सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना पड़ता है और हर चीज़ के हिसाब से खेलना पड़ता है। और ये चीज़ मैं आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजी के स्कोर कार्ड से, ओवरऑल जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी उसके हिसाब से स्कोर कार्ड से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप मेरे साइड में हैदराबाद का पहले स्कोर कार्ड देख लीजिए जो साइड में चल रहा है मेरे, वहाँ पर जो है 246 जब पहली पारी में बनाए थे तब जो है ज़्यादा ओवर्स तो नहीं खेले थे, ऑब्वियस सी बात है, 60 कुछ ओवर खेले। फिर नीचे आ जाइए आप, जब दूसरी इनिंग में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है तो तब इंग्लैंड की टीम जो है दोस्तों वो खेलती है कुछ 100 से ज़्यादा ओवर्स, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ में यही एकमात्र टेस्ट मैच था जब इंग्लैंड 100 से ज़्यादा ओवर्स खेलकर टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हुए जो है जीन जान लगाकर खेल के दिखाती है। तो अब आ जाते हैं वाइजैक पे। वाइजैक का स्कोर कार्ड आप मेरे सामने देख सकते हैं। वाइजैक का स्कोर कार्ड दोस्तों कुछ ऐसा कहता है कि जो था पहली इनिंग में इंग्लैंड खेलती है 55.5 ओवर, दूसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आती है तो क्या स्कोर बनाती है 292 का, 69.2 ओवर्स यानी 69.2 ओवर खेलती है, 70 के आसपास एवरेज ओवर खेलती है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए, थर्ड टेस्ट का आप मेरे साइड में एक स्कोर बोर्ड में देखिए। पहली इनिंग में 71.1 ओवर खेलती है, दूसरी इनिंग में जो है सिर्फ 39.4 ओवर खेलती है। अब आप आइए 5वें टेस्ट पर, अल्टीमेट टेस्ट और जो फाइनल टेस्ट था 4-1 से जब जीतकर टीम इंडिया ने उसको अब सीरीज के साथ साथ बहुत सुनहरे पल भी अपने नाम किए थे। 57.4 ओवर खेले पहली पारी में और 48.1 ओवर खेला इस पूरी टीम ने। कुल मिला के ये बात है कि बल्लेबाजी ने हरवाई है इंग्लैंड को ये पूरी की पूरी सीरीज, जो कि मैं शुरुआत में आपको समझाना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। शुरुआत में ऐसी बल्लेबाजी हुई, जीतती गई इंग्लैंड की टीम, जो है चीज़ें ढकती गई। अब रियल टेस्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया आकर, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी गए थे, वहाँ पे पलटा विकेट था, रन तो बनना ही है ऐसी विकेटों पर। अब आती है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम भारत, तो भारत में आके एक्सपोज हो जाती है बल्लेबाजी। ये पता लगता है कि हर वक्त आपका जो अग्रेसिव माइंडसेट आपको मैच नहीं जिता सकता। कुछ पल में आप डोमिनेट कर सकते हो, टेस्ट मैच को अपने पक्ष में ले सकते हो, पर लेकिन कंडीशन जहाँ पर गेम टर्न हो रहा होगा, जहाँ पर भारतीय स्पिनर हावी हो रहेंगे, वहाँ पर आपको रुक कर चलाना है गेम को और पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाना है। ये इंग्लैंड कहीं ना कहीं भूल गई है बेसबॉल की पूरी अप्रोच में। बेन स्टोक्स भी भूल गए, ब्रेंडन मैकलम भी पता नहीं क्या समझा रहे हैं, वो तो इतने एक्सपीरियंस्ड जो है खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच तो खैर अब जानते हैं अव्वल दर्जे के हैं। तो ये सब चीजें, मतलब इस पूरी सीरीज का लेखा जोखा ये एवरेज, ऑन एन एवरेज 70 या 60, 68 या 65 ओवर ही खेल पाई है। टेस्ट क्रिकेट की बात करो जहां पर टीमें 200 ओवर टिकी रहती हैं, कम से कम नहीं तो 400-500 गेंदें खेल के जाया कर देती हैं ओवरऑल, और ये सब पूरा का पूरा ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ओवरऑल कहानी यही है कि बल्लेबाजी ने हराया इंग्लैंड को पूरे तरीके से, और बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया, और ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखें एट द सेम टाइम इवेंचुअली देखें तो गेंदबाजों पर, स्पिनर्स पर प्रेशर बनता गया। आप आखिरी टेस्ट की बात कर लें, हार्टले ने इतने ओवर किए, बशीर ने इतने ओवर किए, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। ओवर डालते जाओ, उनकी उंगलियां पक गई, यहाँ से दिक्कत होनी शुरू हो गई और फिंगर स्पिनर्स को, तो वो ज़्यादा उनका टप्पा फिर खराब होता गया और उन्हें मार पड़ती गई। रोहित और गेल उन्हें मारते गए, और इवन जितने बाकी बल्लेबाज थे। तो ओवरऑल ये जिस्ट निकल के आता है इस खबर का कि जो किस वजह से हारी, क्रिकेट ज्ञान पर हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज क्यों हारी, सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल की अप्रोच से, अग्रेसिव, ओवरली एग्रेसिव अप्रोच, और सिर्फ इनकी बल्लेबाजी से। इन्होंने तो ओली पोप को और जो रूट को भी, जैसे वो नेचुरल जो हैं वो प्लेयर्स हैं जो शुरुआत में धीरे में शुरू करते हैं, फिर बाद में जाके अपनी पारी को फिर वो एग्जैजरेट करते हैं, बड़ा करते हैं, उनको भी इस अप्रोच में डालकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो भी अब टीम की डिमांड के साथ खेल रहे हैं, और साथ ही साथ नेचुरल गेम से बिल्कुल हट गए हैं, और बिल्कुल पूरे तरीके से उनकी बल्लेबाजी और खराब हो गई इस पूरी की पूरी सीरीज में। 1 सेंचुरी लगाई है दोनों ने, एक हैदराबाद में पोप ने लगाई और यहाँ अभी थोड़े वक्त पहले यहाँ पर जो रूट ने लगाई। तो ओवरऑल ये निकला कि बल्लेबाजी की वजह से हारी है इंग्लैंड की टीम। क्रिकेट ज्ञान पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी राय में मैं जानता चाहता हूँ और क्या फैक्टर्स और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड की टीम हारी है, हारना पड़ा है इस बड़ी सीरीज को इंग्लैंड के खिलाफ, और क्या समझ आएगी दिमाग में इनकी अब बात जाएगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल होती है उसको भी दिमाग में रखना होता है, और आप अभी 8वें नंबर पर हैं। आपको सूझबूझ के साथ अपनी क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा ही हाल होगा और तीसरी लगातार साइकिल में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ऊपर के स्टेज के लिए। अपनी राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस खास चर्चा में इतना ही।